कोरोना संकट के बीच लखनऊ से आई चिंता बढ़ाने वाली खबर। लखनऊ में सीवर के पानी में मिला कोरोना का संक्रमण। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने सीवर के पानी में सैंपल 3 जगह से लिए थे, जिसमें से एक जगह के पानी में कोरोना वायरस पाया गया है। एसजी पीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल ने इसकी पुष्टि की है। 19 मई को सीवेज सैंपल में वायरस की पुष्टि होने के बाद इसकी रिपोर्ट बनाई गई। ये रिपोर्ट एनआईवी को भेजी गई, जो आईसीएमआर को रिपोर्ट भेजेगा। पानी में मौजूद वायरस से संक्रमण फैलेगा या नहीं, ये फिलहाल शोध का विषय है, लेकिन इस बीच में यूपी के अलग अलग शहरों से पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं। डेड बॉडी से नहीं है कोरोना संक्रमण का ज्यादा खतरा, एम्स के फॉरेंसिक विभाग ने की इस बात की पुष्टि। कोरोना से मारे गए लोगों के शव से संक्रमण फैलने का ज्यादा डर नहीं है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी एम्स में फॉरेंसिक प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कहना है, संक्रमित व्यक्ति की मौत के 12 से 24 घंटे बाद कोरोना वायरस नाक और मुंह की गुहाओं से सक्रिय नहीं रहता, जिसके कारण मृतक से संक्रमण का खतरा अधिक नहीं होता है। एम्स में मौत के बाद 12 से 24 घंटे के अंतराल में लगभग 100 शवों का कोरोना वायरस संक्रमण के लिए फिर से जांच की गई थी, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कोरोना काल में कई लोग अपने परिजनों की अस्थियां और राख उठाने से डरते हैं, लेकिन एम्स इसे पूरी तरह सुरक्षित मानता है, क्योंकि अस्थियों और राख से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा नहीं है। प्रयागराज में गंगा किनारे दफनाए गए शवों की कब्र से कफन और लकड़ियां हटाए जाने का मामला तूल पकड़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि यूपी सरकार सबूत मिटाना चाहती है। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में गंगा किनारे दफनाए गए शवों की कब्र से चुनरी हटाने की तस्वीरें कल एबीपी न्यूज ने दिखाई थी। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर ट्वीट किया। अब कब्रों से राम नामी भी छीनी जा रही है। छवि चमकाने की चिंता में दुबली होती सरकार पाप करने पर उतारू है। ये कौन सा सफाई अभियान है? ये अनादर है मृतक का, धर्म का, मानवता का। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे सबूत मिटाने की साजिश बताया। उन्होंने ट्वीट किया, गंगा किनारे कब्रों से पीली चादरें हटाई जा रही हैं ताकि फोटो में उनकी पहचान न हो। हमने हजारों जिंदगियों को प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की मुजरिमाना गफलत व तसाहली की वजह से खोया। अब सरकार अपने जुर्म छुपाने के लिए सबूत मिटाने में लगी है। प्रयागराज प्रशासन का कहना है कि गंगा का जल स्तर बढ़ने पर कफन और लकड़ियों के गंगा में समा जाने की आशंका थी, इसलिए इन्हें हटाया गया है। हेलीकॉप्टर से लेकर हेल्थ सेंटर तक जायजा लेंगे कि वास्तव में कोरोना की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयारियां कितनी की गई। हम मुख्यमंत्री योगी के साथ रहेंगे तो हवा में, लेकिन बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत की। आज मिर्जापुर के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले कोविड कमांड सेंटर गए। लापरवाही किसी भी स्तर पर होगी तो स्वाभाविक रूप से बीमारी बढ़ेगी। यह सच था कि फर्स्ट स्टेन की तुलना में सेकंड में संक्रमण बहुत तीव्र था, लेकिन सतर्कता और सावधानी ने आखिर इसको कंट्रोल किया ना। यूपी के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे 25 अप्रैल के बाद 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे, हम लोगों ने कंट्रोल किया ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह वाराणसी में थे, दोपहर में मिर्जापुर और उसके बाद इस वक्त गोरखपुर के एम्स का दौरा कर रहे हैं, जहां उन्होंने कोविड मरीजों के जो तैयारियां हैं उसके लिए जानकारी की। अस्पताल के प्रशासन मौजूद रहा है और लगातार निर्देश दिए गए कि किस तरह से सारे इंतज़ाम किए जाएंगे, कैसे मरीजों को सारी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेड कैसे होने चाहिए, व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं कि नहीं, इसका जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। और जो पीआईसीयू खासतौर पर बनाए गए थे वहाँ मुख्यमंत्री आए हुए हैं और इस वक्त बच्चों की तकलीफ समझ रहे हैं, साथ ही निर्देश दे रहे हैं कि जब भविष्य में स्टेन 3 की जैसी आशंका है तो उसके लिए कैसे मुस्तैद रहना है, कैसे तैयार रहना है। मंगलवार का दिन बजरंगबली का दिन कहलाता है। इस दिन हनुमान मंदिरों में जाकर बजरंगबली के दर्शन पूजन का खास महत्व होता है। आज भी मंगलवार का दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में संगम के किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में। आप देख सकते हैं कि कोरोना कर्फ्यू लगे होने और साथ ही साथ धार्मिक स्थलों पर एक साथ 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगने के बावजूद सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए आए हुए हैं। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो अपने अपने गाँवों से
अपने अपने ज़िलों से निशान लेकर के आए हुए हैं, निशान चढ़ा रहे हैं, बजरंग बली का दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का कतई पालन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो एक दूसरे से सटकर खड़ी हुई है, लोग सामाजिक दूरी नहीं बनाए हुए हैं और इसके साथ साथ तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा है। ये देखिए, ये भाई साहब थे, इन्होंने भी अभी मास्क लगाया। भैया मास्क तो नहीं लगाया था? लगाए थे फर्जी। नहीं लगाए हैं आप हमें देख करके, डर नहीं लगता क्या? करो लगता फर्जी, डर लगता फिर भी मास्क नहीं लगाया? नहीं फर्जी, वहाँ पे गए थे फर्जी, इसलिए उतर गए थे, खपक गए थे फर्जी। मंदिरों में अगर जरूरी हो तभी जाकर के दर्शन करें, नहीं घर पर बैठकर पूजा अर्चना करें। लेकिन घर से बाहर जब भी निकलें तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन जरूर करें। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर कल किसान संगठन देश भर में काला दिवस मनाएंगे। यूपी हरियाणा से दिल्ली बॉर्डर के लिए रवानगी शुरू। किसान कल कृषि कानूनों के खिलाफ काला दिवस मनाएंगे। किसान कल अपने ट्रैक्टरों और घरों में काले झंडे लगाएंगे। प्रदर्शनकारी किसानों ने तय किया है कि जो जहां रहेगा वहीं पर काले झंडे लगाएगा। 12 विपक्षी दलों ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर जहां किसान डेरा डाले हुए हैं, वहां कल जुटने वाले किसानों के लिए लंगर की तैयारी भी की जा रही है। इसमें जो झंडा होगा काले रंग के झंडे लगाएंगे हम, तो वही ब्लैक डे है। जो फ्लैग हैं वे लग जाएंगे और कोई भीड़ पब्लिक मीटिंग नहीं है। और ये पूरे देश भर में अपने लोग घर पर लगा सकते हैं, अपने ट्रैक्टर पर लगा सकते हैं। काला दिवस मनाने को लेकर किसान एक बार फिर इकट्ठा हो रहे हैं। कोरोना के काल में सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन फफूंद का बड़ा असर। ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों की कालाबाजारी कर रहे 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। 3 दिन पहले 22 मई को दिखाई गई ये वो रिपोर्ट है जिसमें हमने दिखाया था कैसे दिल्ली में ब्लैक फंगस की दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। आप इस चीज से बेफिक्र रहिए। अगर तो हमें आगे भी जरूरत है ही। आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट होता है तो आप ले आइए। दवाइयों के लिए मोटी रकम मांगने वाले ये आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। वीडियो में दिख रहा रफी, मीडिएट करने वाला ये व्यक्ति और फोन पर बात करने वाले ये तीनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ब्लैक फंगस अब तक करीबन 20 राज्यों में महामारी घोषित हो चुका है। ऐसे में दवा के लिए मरीजों से मोटी रकम वसूलने वाले लोगों का एबीपी न्यूज इसी तरह पर्दाफाश करता रहेगा। राजस्थान के कोटा में अस्पताल के बाहर से आई एक दर्दनाक तस्वीर। अपनी बेटी के शव को कार की सीट पर बांध कर ले जाना पड़ा एक पिता को, क्योंकि एम्बुलेंस वाले मांग रहे थे मनमानी रकम। कार में एक पिता को अपनी बेटी के शव को ऐसे ले जाना पड़े तो सोचिए हमारा सिस्टम कितना बड़ा गुनहगार है। कोटा के न्यू मेडिकल अस्पताल में झालावाड़ की सीमा का इलाज चल रहा था। 17 दिन बाद सीमा ने दम तोड़ दिया। पिता ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन दर्द यही नहीं रुकता। आरोप है कि बेटी के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस वालों ने परिवार से मोटी रकम की मांग की, तो मजबूरी में पिता को शव कुछ इस तरह से ले जाना पड़ा। प्रशासन अब जांच की बात कह रहा है। एकदम तो पकड़ में नहीं आ रहा कि किसने किया, लेकिन फिर भी एक गंभीर विषय है। कोई ज़्यादा पैसे मांगता है तो उसकी जांच करवाएंगे और ओवरऑल भी एम्बुलेंस पर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस करेंगे। अब जैसे जैसे स्थितियाँ नॉर्मल हो रही है, डीटी ऑफिस वाले भी कार्रवाई करेंगे। कोटा की ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से आगे बढ़ी तो बीजेपी ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। कोरोना मरीजों पर महाराष्ट्र सरकार का नया फैसला। महाराष्ट्र के 18 जिलों में होम आइसोलेशन में नहीं रह पाएंगे मरीज, जाना होगा कोविड केयर सेंटर। महाराष्ट्र में कोरोना केसेस तेजी से घट रहे हैं, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां अब भी रोजाना मौत की संख्या कम नहीं हो रही है। इसलिए 18 जिलों में होम आइसोलेशन बंद किया गया है। ये वो जिले हैं जहां कोरोना संक्रमण का दर ज्यादा है। इन जिलों में बुल्ढाना, कोल्हापुर, रत्नागिरी, सांगली, यवतमाल, अमरावती, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अकोला, सातारा, वाशिम, बीड, गढ़चिरौली, अहमदनगर, उस्मानाबाद, पुणे, नागपुर और रायगढ़ शामिल है। इस नियम के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए कहा है। आशा कार्यकर्ताओं को भी इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। बच्चों पर अगले महीने से शुरू हो सकता है कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल। भारत बायोटेक के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से ये खबर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच अच्छी खबर ये है कि बच्चों के लिए वैक्सीन का काम तेजी से शुरू हो रहा है।
भारत बायोटेक के एक अधिकारी रेचेस एला ने कहा है कि अगले महीने यानी जून से कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएगा। रेचेस एला भारत बायोटेक के बिजनेस डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल एडवोकेसी के प्रमुख हैं और उन्होंने ये बात फिक्की महिला संगठन के सदस्यों के साथ डिजिटल माध्यम से बातचीत में कही है। कल एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों में तीसरी लहर महज एक अफवाह है, लेकिन सरकारें अपनी तरफ से तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। बच्चों के लिए बनने वाली ये वैक्सीन 2 से 18 साल तक के बच्चों पर प्रभावी है। यूपी में प्रयागराज और गाजीपुर में शव बहते हुए और शवों को का जल प्रवाह के अलावा शव को दफन करने की तस्वीरें आई, लेकिन वाराणसी से इस तरह की तस्वीरें नहीं आई। इसके पीछे कारण है वाराणसी मॉडल। आप देखिए, मैं वाराणसी के घाट पर मौजूद हूं और ये 84 घाटों में से अलग अलग घाट आपको सामने दिखाई दे रहे हैं और इन घाटों पर इस वक्त जो सन्नाटा है, ये सन्नाटा सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से है। और इन घाटों पर लगातार आप देखिए सामने दूर की तरफ जो जवान हैं पैरामिलिट्री के, वो जवान आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि गश्त कर रहे हैं पैदल। और यहाँ पर जो जल पुलिस और यूपी पुलिस के जवान हैं वो एक स्टीमर में बैठ करके घाटों पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो लगातार अलग अलग पैरामिलिट्री और पुलिसिंग है वो यहाँ पर बहुत मुस्तैद दिखाई दे रही है और उसी का नतीजा है कि वाराणसी में जो केसेस हैं वो भी कंट्रोल हुए और जो हालात हैं उसको भी कंट्रोल करने में सफलता मिली। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने वाराणसी मॉडल की देश भर में तारीफ की। एबीपी न्यूज आपको लगातार उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य की चरमराई व्यवस्थाओं के बारे में लगातार बता रहा है। हम अब पहुंचे हैं पिथौरागढ़ से करीब 150 किलोमीटर दूर नीलम गांव में। ये सीमांत इलाके का आखिरी गांव कहा जाता है। जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो इस गांव में भी काफी कम जो है वो नजर आ रही हैं। यहाँ के जो सरपंच हैं नीलम गांव के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद। सरपंच जी, कितनी समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर? पूरी सुविधाएं इस गांव में मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं? सुविधा तो कुछ भी नहीं है इधर गांव में अभी, और कोई भी काम है तो मुंशियारी से ही होता है। अब वहाँ जैसे वहाँ भी समस्या हो तो फिर पिथौरागढ़ रेफर हो जाता है। तो स्वास्थ्य के लेके जो है बहुत ही परेशानी है इधर। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ लोगों को। दवाई कुछ मिलता नहीं है। हॉस्पिटल उपलब्ध है पर वहाँ दवाई मिलता ही नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो दूर दराज के जो गांव पहाड़ों पर बसे हुए हैं, उनको इस कोरोना काल में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाबा रामदेव के सवालों पर आईएमए का पलटवार। संस्था के महासचिव जयेश लेले ने कहा, दर्ज कराएंगे एफआईआर। देश के डॉक्टरों और योग गुरु रामदेव के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एलोपैथी को बेकार बताने वाले अपने बयान पर रामदेव ने खेद जताया था। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से 25 सवाल पूछ लिए थे। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि वो रामदेव पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। एलोपैथी का साइंस के बारे में उन्होंने जो खिलवाड़ किया, और वो जो डॉक्टर्स आज के तारीख में 2 साल 1.5 साल तक जो कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं और उसके लिए इनके ऊपर कीचड़ उछाड़ा, ये हमारा मैक्सिमम आज के तारीख में इशू है। कोरोना संकट काल में जब देश की चिंता ये है कि कैसे संक्रमण को रोका जाए, योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने बयान से एक बेवजह का विवाद खड़ा कर दिया है, जिससे उनकी खूब फजीहत भी हो रही है। शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार के वायरल हो रहे वीडियो पर विवाद। बीजेपी ने सवाल पूछा कि अगर रोहित स्प्रेडर बने तो जिम्मेदारी किसकी? वायरल वीडियो खुद विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो एक अस्पताल के कोविड वार्ड का है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों के बीच जाकर रोहित पवार मराठी गाने पर डांस कर रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही है। तस्वीरें करजत के कोविड सेंटर की है। बीजेपी ने इस वीडियो को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है और जांच की मांग की है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर चीन की चाल है। भारत के लिए इसे वायरल वार बताया। अभी जो कोविड का दूसरी लहर आई है, यह लहर आई है कि भेजी गई है एक चर्चा का विषय, क्योंकि दुनिया के अंदर यदि
चाइना को किसी ने चुनौती दी तो भारत ने दी, मोदी जी ने दी। और ये चाइना का वायरल वार है क्या, इसके ऊपर आज बहस प्रारंभ हो गई। हमें तो लगता है कि चाइना का वायरल वार है, क्योंकि सिर्फ भारत के अंदर ही दूसरी लहर आई है। कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात इसलिए कही क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर से भारत में देखी गई है। संकट की इस घड़ी में देश के लोगों से उन्होंने देश के साथ बने रहने की सलाह दी है। साइक्लोन यास की वजह से जैसे जैसे तेज बारिश हो रही है, वैसे कई इलाकों में मिट्टी गीली हो जा रही है और उसकी वजह से पेड़ की जड़ कमजोर और पेड़ गिर रहे हैं। कई वारदात ऐसी हो चुकी है जहां पर लोगों को चोट लगी है पेड़ के गिरने से। मैं इस समय बालेश्वर इलाके में हूं, जहां एक ऐसे ही एक बड़ा पेड़ मिट्टी यानी कि उसकी जड़ में जो मिट्टी है उसकी गीली हो जाने की वजह से गिर गया है। मकानों को नुकसान होता है आसपास के, और ODRF टीम लगातार इस पर निरंतर काम कर रही है। कई इलाकों में इस समय ब्रांच कटर और जो इलेक्ट्रिक सॉ है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इन पेड़ों को हटाने के लिए। अब आइडेंटिफाई करके इस तरह के पेड़ भी काटे जा रहे हैं और ये काट कर पेड़ को हटाया जा रहा है। उसका कारण है कि अगर ये पेड़ गिरा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक के तार हैं, ये बिजली के तार हैं जो ये तोड़ सकता है, तोड़कर गिरा सकता है, और इन पेड़ों की गिरने की वजह से बिजली की सप्लाई भी बाधित हो सकती है। यहाँ तक कि आसपास के मकान पर अगर जोर हवा से गिरा तो लोगों का भी नुकसान हो सकता है और जान का भी। ओल्ड दीघा के तटीय इलाके में फिलहाल मैं खड़ा हूँ और ये वो इलाका है जिसको कुछ देर पहले खाली कर दिया गया है। जो लोग आप देख रहे हैं सारे के सारे प्रशासनिक बैठक के बाद यहाँ आए हैं, और प्रशासनिक बैठक के बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो काम कर रहे हैं सभी यहाँ फिलहाल हैं। और इस तरफ समंदर है, फिलहाल तो लो टाइड यहाँ चल रहा है, लेकिन लो टाइड के समय भी यहाँ तक समंदर नहीं आता है जितना दूर तक फिलहाल समंदर यहाँ आ गया है। देखिए यहाँ पे जो समुद्र तीरवर्ती जो इलाका है यहाँ पे लगभग 50 से ऊपर रेस्क्यू सेंटर खुला गया है, जिसमें मोटा मोटी आपका 20-25 हज़ार आदमी को हम लोग रेस्क्यू सेंटर में पहुंचा दिया है। आसमान की तरफ आप देख सकते हैं काले बादल छाया हुआ है और धीरे धीरे चक्रवाती तूफान यास दीघा की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो सरकार है प्रशासन है वो भी तैयार है। और इससे पहले 1 साल पहले उम्पुन तूफान के दौरान जिस तरह की तबाही चारों तरफ देखा गया था, इस बार भी वैसा ना हो इसके लिए तैयारी पूरी है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लांट में लग गई भीषण आग। मौके पर बचने के लिए मच गई भगदड़। पहाड़ की चोटी से ऐसे आग निकल रही है जैसे ज्वालामुखी फटा हो। लेकिन देखिए ये आग लगी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के रिफाइनरी प्लांट में। अब देखिए प्लांट के अंदर हादसा होते ही सायरन गूंजने लगा और देखिए कैसे प्लांट और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। समय रहते कई कर्मचारियों को प्लांट से सही वक्त पर निकाल लिया गया। दमकल की कई गाड़ियां यहां आग बुझाने में जुट गई। आग और धुएं की वजह से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लांट में लगी आग के साथ साथ धमाके भी सुनाई देने लगे, जिसके बाद आसपास रहने वाले लोगों में दहशत मच गई। हत्या के केस में गिरफ्तार ओलंपिक पद विजेता पहलवान सुशील कुमार केस में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज की। आज छत्रसाल स्टेडियम भी पहुंची थी क्राइम ब्रांच की टीम। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मंगलवार सुबह पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय को लेकर छत्रसाल स्टेडियम सहित 3 अलग अलग जगह पर पहुंची। छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान की पिटाई की गई थी। छत्रसाल स्टेडियम के बाद पुलिस मॉडल टाउन के उस फ्लैट पर पहुंची जहां से आरोप है कि सुशील कुमार और उसके साथियों ने पहलवान सागर और उसके साथी को अपनी कार में अगवा किया था। इसके बाद पुलिस शालीमार बाग सहित सुशील कुमार के फ्लैट पर पहुंची। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि वारदात वाले दिन कौन कौन कहां पर था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को एक वीडियो भी हाथ लगा है जिसमें सुशील भी मार पिटाई करते हुए दिखाई दे रहा है। साफ है कि सुशील कुमार पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि अब सुशील कुमार पुलिस के सामने सफाई दे रहे हैं कि वो सिर्फ बीच बचाव करने गए थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुनवाई को गैर जरूरी बताया।
पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद जो हिंसा हुई उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, SC/ST आयोग को भी पक्ष बनाने की इजाजत दी है। अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। आज ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पश्चिम बंगाल DGP को नोटिस भेजकर हिंसा के मामले में 31 मई को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को राज्य सरकार ने गैर जरूरी बताया है और कहा है कि हिंसा के मामलों में पुलिस की कार्रवाई हुई है। इससे पहले कल पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठित लोगों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर राज्य में हुई हिंसा की जांच के लिए SIT के गठन की मांग की थी। चिट्ठी लिखने वालों में 146 रिटायर्ड अफसर शामिल हैं।